हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 3 अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है वर्ल्ड में जो बर्ड का डेथ रेट है वो सबसे ज़्यादा थार डेजर्ट में विंड फार्म की वजह से हो रहा है। जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए रेलेवेंट है। इसमें मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या विंड एनर्जी किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, क्या क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा क्या बेनिफिट्स हैं विंड एनर्जी के, क्योंकि अक्सर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रॉब्लम बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में कभी ये नहीं बोलते कि भैया आप ये बताओ कि बर्थ का जो डेथ रेट था डेजर्ट के ऊपर जो आर्टिकल आया था उसका पूरा जर्नल लिखो। यहाँ पे कभी जर्नल लिखने को नहीं बोलते। क्वेश्चन में हमेशा सिर्फ और सिर्फ फोकस होता है कि आप कितने अच्छे से प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों को बैलेंस फॉर्म में हाईलाइट कर पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। सेकंड आर्टिकल बात करता है जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज होती हैं, इसे पावर कंपनीज कहते हैं इन शॉर्ट। तो उसमें भी पावर एक्सचेंज नाम की एक वर्ड होता है। मैं आपको समझाऊंगा पावर एक्सचेंज क्या होता है। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज देखते हैं जहाँ पे स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं, उसी तरीके से पावर एक्सचेंज भी होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को बेचा और खरीदा जाता है। ये हमारे लिए नहीं होती, जो बड़ी बड़ी डिस्कॉम कंपनीज होती हैं ये उनके रेफरेंस में होती है। तो पावर एक्सचेंज ने डैम कपलिंग की बात की। मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है डैम कपलिंग, क्या होता है मैचिंग, सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड आर्टिकल बात करता है कि जो हमारा जस्टिस है वो ह्यूमनली होना चाहिए, वो ह्यूमन बेस होना चाहिए। ये डिस्कशन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो अपना एक लेक्चर दे रहे थे। बहुत छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट मुझे बहुत रिलेवेंट लगा। वो ये था कि ये चीज़ ना केवल जीएस पेपर 2 में रिलेवेंट है, बल्कि जीएस पेपर 4 जो आपका एथिक्स का पेपर होता है वहाँ से भी आप की पॉइंट्स निकाल सकते हैं। कि आज के समय में इस आर्टिकल में एक्सप्लेन होगा कि जिस तरीके से एआई अपने एक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हो रहा है, टेक का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये सब होने के बावजूद भी एक प्रेफरेंस दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से, कि जो जस्टिस प्रोवाइड हो उसमें जितनी भी टेक का यूज़ होता है वो सप्लीमेंट्री होना चाहिए, लेकिन प्राइमरी लेवल पे जस्टिस शुड ऑलवेज बी बेस्ड ऑन कंपैशन। ह्यूमन का जो टच होता है वो हमेशा रहना चाहिए। तो आर्टिकल उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन होगा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाए कि क्या आप इस आर्टिकल में पढ़ने वाले। इसी से कनेक्टेड एक सवाल था, जीएस पेपर 2 2021 में आया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन इट्स एसेंशियल फेसेट्स। मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर इस आर्टिकल के पॉइंट से निकाल करके प्रोवाइड करूंगा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। तो जो बेसिक जुडिशियल डिसीजंस थे जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रेफरेंस दी गई थी, मैं वहां पे वो चीज़ें आपके सामने हाईलाइट करके प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इसी से कनेक्टेड प्रीलिम्स में जो पीवाईक्यूज आए थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहाँ से 2 से 3 पीवाईक्यूज उठे हुए थे, इस वजह से मैंने इसको डैम कपलिंग वाला लिया था, आर्टिकल लिया है अभी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग अपने पहले आर्टिकल की। पहला आर्टिकल कहता क्या है? पहला आर्टिकल को बहुत सिंपल भाषा में, पहले इसका एक आपको मैं एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ। तो इंडिया ने 3.5 गीगावाट विंड पावर ऐड की है अभी रिसेंटली अर्ली 2025 में। तो टोटल जो हमारा विंड पावर है दैट इज अराउंड 51.3 गीगावाट। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है। अब जो थार डेजर्ट में स्टडी हुई उसमें ये पाया गया जो बर्ड का डेथ होती है वो सबसे ज़्यादा हो रही है जो विंड एनर्जी के लिए हम लोग बड़े बड़े जो पंखे टाइप देख रहे हो, टर्बाइंस लगाते हैं, इनसे लड़ने से हो रही है। तो ये चीज़ स्टडी में पाई गई है। स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो हमारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं वो बहुत ही मेजर रिस्क पे हैं। 2 तरीके से प्रॉब्लम होती है। एक तो ये जो आपके टर्बाइंस मूव करते हैं ये हो गया, इसी के साथ साथ जो पावर लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बोलते हैं, बड़े बड़े जो बिजली के खंभे लगे होते हैं उनसे तार कनेक्ट होते हैं एक से दूसरे। तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन होती है उससे भी लड़के बहुत ज़्यादा बर्ड का डेथ हो रही है। इस वजह से वही सेम चीज़ लिखी है, बर्ड का कोलिजन टरबाइन ब्लेड्स में होता है और जो पावर लाइंस होती हैं उनसे टकरा के होता है। और हमें पता है करेंटली हमारी एनर्जी डिमांड इतनी ज़्यादा हाई है और हम लोग की प्रेफरेंस ये होती है हम लोग क्लीन एनर्जी के ऊपर स्विच करें, रिन्यूएबल पे स्विच करें ताकि हमारा जो फॉसिल फ्यूल है वो रिड्यूस हो सके। तो इस वजह से जो ऑफशोर विंड एनर्जी है वो बहुत ही एक्सपीडिशियसली कहा जाए या फिर बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट मैरीन लाइफ पे, जो एवियन लाइफ होती है, एवियन लाइफ मतलब जो बर्ड लाइफ होती है, उस पर भी
पढ़ सकता है, इस वजह से इसके लिए प्रॉपर स्टडी करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट ने इस चीज़ के ऊपर कहा है कि प्रॉपर अगर कहीं भी हमें ये टर्बाइंस लगाने हैं, ये विंड एनर्जी के लिए हमें प्रॉपर इंस्टॉलेशन करने हैं, तो सबसे पहले हमारे साइट एलोकेशन ढंग से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस आपने कोई भी साइट उठा ली है, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, उसका प्रॉपर एनवायरमेंटल असेसमेंट होना चाहिए। किसी भी साइट पे अगर आपको कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई भी ऐसी चीज़ बनानी है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, तो उसका एनवायरमेंट असेसमेंट होना चाहिए। और बर्ड सेफ टर्बाइन डिज़ाइन डेवलप किए जाने, ये एक्सपर्ट की एक बेसिक डिमांड है जो उन्होंने रखी है। देखिए आर्टिकल काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन इन सब को आप पढ़ लेंगे, आपको मेन पॉइंट आप सिर्फ डेटा और उसमें घूमते रह जाएंगे। आप यहाँ 3.5 लिखा है, हर एक थर्ड फोर्थ लाइन पे आपको सिर्फ डेटा दिखेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे किस चीज़ को पिक करूँ, किस चीज़ को छोड़। देखिए हर जहाँ डेटा ही डेटा है, लेकिन इसमें से की पार्ट ये क्वेश्चन में क्या डेटा पूछेंगे आपसे, आंसर इज नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि भैया इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है उस चीज़ को फुलफिल करने में क्या क्या दिक्कतें हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं। इंडिया की द लेवल ऑफ डिमांड, द proximity of demand which India is having, the energy demand which India is having, how, what are the problems associated with it, डिस्कस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आपको दोनों चीज़ पता होना चाहिए ना। ऐसे बोल सकते हैं बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स डायरेक्टली ना पूछ के आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि भैया आप ये बताइए कि क्या क्या इसके, बोलते हैं ना इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछेंगे कि ये चीज़ किस तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी डिफरेंट एक सोसाइटी पे या डिफरेंट सेक्शन पे, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में जनरली पूछे जाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ पहले बेनिफिट्स ऑफ स्टॉलिंग विंड एनर्जी। अभी इसमें देखो आर्टिकल में कहीं ना कहीं एक पार्ट डिस्कस किया गया कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई फायदे भी तो है ना विंड एनर्जी के, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। इसको एज इट इज़ मैं जो भी आपके सामने फ्रेम करता हूँ उनको आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में डाल सकते हैं। पहला है कि भैया क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी हमको मिलती है, ये कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करता, इस वजह से बेनिफिट इसका ये है। दूसरा बेनिफिट ये है जो क्लाइमेट चेंज की फाइट है उसमें मदद करता है। हमारी जो डिपेंडेंस है कोल की पे वो कम होती है, कार्बन एमिशन कम होता है, पोल्यूशन कम होता है। इंडिया का जो क्लाइमेट गोल है वो भी सपोर्ट होता है क्योंकि इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स दिए हैं। हमने कहा है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे बहुत जल्द, तो इस वजह से ये चीज़ें सपोर्ट होती हैं जब हम विंड एनर्जी का इंस्टॉलेशन करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी तो होती है, हमारा रिलायंस इंपोर्टेड फ्यूल्स पे जो कोल ऑयल गैस पे होता है उससे हमारा रिड्यूस होता है। रिसेंटली भी आपको मैंने एक आर्टिकल समझाया जहाँ पे कहा था अभी भी इंडिया की एनर्जी डिमांड 85% इम्पोर्टेड हो रही है, जिस वजह से इसका इन्वर्स इम्पैक्ट भी पड़ता है। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि भाई अगर यूएसए ने इतना ज़्यादा टैरिफ जो लगाया हुआ है, अगर वो टैरिफ इसी तरीके से चलता चला जाएगा तो इंडिया की एनर्जी डिमांड इन्वर्सली इम्पैक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि यूएसए की डिमांड है कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो, लेकिन इंडिया ने एक्चुअली बंद कर दिया तो उसकी एनर्जी डिमांड तो फुलफिल ही नहीं हो पाएगी। तो एनर्जी सिक्योरिटी में मदद कर सकता है विंड एनर्जी। आप कनेक्ट करके चलिए आर्टिकल को। जॉब क्रिएशन तो करेगा ही करेगा, जब टरबाइन मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस सबके लिए क्या चाहिए, इंसान चाहिए। उस इंसान यूज़ होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ऑफ शोर पोटेंशियल जो है वो भी यूटिलाइज होगा। इंडिया के पास बहुत अच्छा खासा, पहली बात तो लॉन्ग कोस्ट लाइन है इंडिया की, और लॉन्ग कोस्ट लाइन होने की वजह से एक ऐसी एरिया में जहाँ पे बड़ी अच्छी हवाएं रहती हैं। बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, हवाओं का हम फायदा इस तरीके से उठा सकते हैं कि उसमें बड़े बड़े विंड प्रोजेक्ट्स लगाएंगे जिसमें हमें लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समुद्र में लगाएं, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि उसका इम्पैक्ट मैरीन लाइफ पे ना हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम इन्वर्स इम्पैक्ट देख लें। बहुत बहुत जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको समझाते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो अपने आप को आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं अब मुझे तो एडवांस जब वोकैबुलरी कही जाएगी तभी मुझे समझ में आएगा, क्रिटिकली एग्जामिन जब कहेंगे तभी समझ में। ऐसा अपने दिमाग में हार्ड एंड फास्ट रूल मत लेके आइए। बहुत ही सिंपल लेमन भाषा में समझो फ़ायदे नुकसान, उसके बाद आप ऑप्टिमिज्म के ऊपर जा पाओगे। आपको फ़ायदा नुकसान ही नहीं पता होगा तो कैसे आप किसी एक कंक्लूजन पे आ पाओगे। तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट क्या है, बर्ड की डेथ होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर ये चीज़ लैंड पे बनाई जाएगी जो आपके विंड प्रोजेक्ट्स हैं तो उससे हैबिटेट लॉस होगा, है कि नहीं। जो मैरीन लाइफ है वो भी इम्पैक्ट होगी। अगर ऑफशोर मतलब क्या होता है, मान लो ये समुद्र है, ये इसकी कोस्ट लाइन है, यहाँ पे लैंड है, तो अगर हमने यहाँ पे लगाया तो ऑफशोर कहलाएगा, शोर से थोड़ा दूर, तो इसको ऑफशोर कहते हैं। तो ऑफशोर जब होगा तो मतलब पानी के अंदर हम लोग लगा रहे हैं एक तरीके से बड़े बड़े पंखे, ताकि हवाओं का यूज़ करके हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, लेकिन उससे इन्वर्स इम्पैक्ट भी तो होगा ना मैरीन लाइफ पे, तो ये भी एक एडवर्स इम्पैक्ट है। इससे विजुअल और नॉइस पोल्यूशन भी होगा। ये जो विंड होते हैं, टरबाइंस होते हैं, बहुत नॉइजी भी होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये चीज़ आसपास की जो एरिया है उस पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। इससे अनप्लैन्ड लोकेशन इश्यूज हो सकते हैं। अगर हमने गलत जगह पे इसको
बोलते हैं ना इस इन प्लांट्स को, इन टरबाइन को इंस्टॉल कर दिया तो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो सकता है। अगर हमने ऐसी जगह इंस्टॉल कर दिया जहाँ से बहुत सारी बर्ड का फ्लाईवे है तो उससे क्या होगा, उससे वो बर्ड्स इम्पैक्ट होंगी। बर्ड्स तो अपने उनका तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जिस वे से ये वे है तो इसी वे पे जाएंगे। हमने यहीं बीच में इंस्टॉल कर दिया, हम तो चेंज कर सकते हैं ना जहाँ, लेकिन बर्ड नहीं चेंज कर सकती। अगर यहाँ से चेंज हुई तो डायरेक्शन ही पूरा हट जाएगा उनका। तो इस वजह से ये चीज़ इंश्योर करना ज़रूरी हो जाता है। एडवर्स इम्पैक्ट ये है। पावर लाइन कोलिशन भी बहुत एक एडवर्स इम्पैक्ट है किस चीज़ का, विंड एनर्जी का। कंक्लूजन ये है कि देखो, कंक्लूजन मैंने इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप समझ सको कि कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके सामने लिखा हो तो वहाँ से कंक्लूजन कैसे लिखना है। कंक्लूजन में आपको पहले पॉजिटिव लिखो, जो आपने पहला पार्ट लिखा था कि एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लीन डेवलपमेंट के लिए, बट इसको बहुत ही केयरफुली प्लान किया जाना चाहिए जिससे जो हार्म है बर्ड्स, एनिमल, नेचुरल इकोसिस्टम को वो ना हो। तो ये सा कंक्लूजन था बेसिक लेवल पे। अब इसमें हम एक और चीज़ बात करते हैं, यहाँ कंक्लूजन को थोड़ा सा, और यहाँ पे आपने देखिए एक कंक्लूजन में एक चीज़ लिखी है, मस्ट बी प्लान्ड केयरफुली, मतलब सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोल्यूशन एक लाइन में क्यों रखे, सोल्यूशन को थोड़ा ब्रॉड कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं सोल्यूशन क्या क्या है जिससे विंड एनर्जी के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। पहली बात तो वही सेम चीज़, सोल्यूशन कभी भी निकालना हो तो प्रॉब्लम को ही उल्टा कर दो। पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही थी कि देखिए केयरफुल साइट एलोकेशन इसका सोल्यूशन, लेकिन अगर इसका इन्वर्स क्या है, मतलब अगर साइट एलोकेशन सही नहीं होगा तो उससे एडवर्स इंपैक्ट बर्ड लाइफ पे होगा। जैसे बर्ड दैट है तो ये क्यों है, क्योंकि हमने साइट एलोकेशन ढंग से नहीं किया होगा, तभी तो यहाँ पे हो रहा है। ये जो एक चीज़ लिखी हुई है आप नोटिस के, पावर लाइन कोलिजन, ये तभी होगा ना जब फ्लाईवे के बीच में आएंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, पावर लाइन कोलिजन, हमें यहाँ पे साइट एलोकेशन ढंग से करना होगा। आप नोटिस कर रहे हैं, कभी भी सोल्यूशन पे मत भागिए आप। प्रॉब्लम अगर आपने पकड़ ली तो प्रॉब्लम को बस, आप बोलते हैं ना सिक्के का बस दो पहलू होता है, हेड टेल। तो हेड अगर प्रॉब्लम है तो टेल एग्जैक्टली उल्टा उसकी सोल्यूशन होगी, है कि नहीं। तो बर्ड सेफ डिज़ाइन होना चाहिए, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था कि बर्ड का जब कोलिजन हो रहा है तो क्या सोल्यूशन है, ऐसे डिज़ाइंस बनाए जानी चाहिए जिससे बोलते हैं ना उसमें बर्ड को पहली बात तो विजिबिलिटी दिखे। अक्सर क्या होता है जो टरबाइंस होते हैं, आपको नोटिस का, आपने हेलीकॉप्टर देखे होंगे, हेलीकॉप्टर जब मूव करता है तो जितनी स्पीड में मूव करता है तो लगता है एक पंखा एकदम स्लो, आपको आप काउंट कर सकते हो 3 पंखे हैं स्टेबल एक जहाँ पे धीरे 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 मूव कर रहे हैं, बट आपको आइडिया भी नहीं हो कितनी स्पीड में मूव कर रहे हैं हवा में, वो हमें दिख रहा है केवल। सेम विंड टरबाइन भी होते हैं, वो इतनी फास्ट मूव करते हैं कि हमें दिखता है कि ये मान लो ये एक विंड टरबाइन है, ठीक है, लेट्स मान लेते हैं यहाँ पे ये बना हुआ है 1 2 3, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये जो विंड टरबाइन बने हुए हैं, अब ये जब रोटेट करेंगे थोड़ी स्पीड में तो बहुत फास्ट घूमेगा ये, ठीक है, लेकिन जब ये इतनी स्पीड में मूव करना स्टार्ट कर देंगे कि ये जो आपके तीनों इसके बोलते हैं ना ये जो ब्लेड्स हैं ये एकदम स्टेबल हो जाए। और ये स्टेबल कब होती है ब्लेड, जब बहुत एक्सेसिव स्पीड हो। तो धीरे लग रहा है ये ब्लेड एकदम धीरे 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 जाए तो बर्ड्स को लगता है तो जा ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे पास हो जाएंगे, लेकिन आपको भी पता है क्या रिजल्ट होता है इन सारी चीज़ों का। तो ये ज़रूरी हो जाता है। एक और सोल्यूशन इसका ये है, हमें टाइम्ड शट डाउन करना होगा। हम देखिए, हम तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट करनी है वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनका फ्लाईवे एक पर्टिकुलर टाइम पे होता है कि नहीं। तो सोल्यूशन ये हो सकता है कि जो विंड टरबाइंस हैं वो स्विच ऑफ कर दिए जाएँ उस समय पे जहाँ पे बर्ड का पीक मूवमेंट हो या पीक सीजन हो। इससे क्या हो, हम बर्ड्स की डेथ को बचा सकते हैं, क्योंकि बर्ड अपने आप में बहुत ही बड़े लेवल पे इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करती हैं। अगर वो उनकी डेथ होगी तो इससे इम्पैक्ट ये होगा कि बाकी चीज़ें भी बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट हो जाएंगी, पूरी इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट करेगा। हम जो हमारे पावर लाइंस होती हैं जनरली हम लोग ऊपर ऊपर बिछा देते हैं, तो सोल्यूशन ये भी है कि हमें अपनी पावर लाइंस को एकदम ना लैंड के अंदर बरी कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि डायरेक्टली ऊपर कोलिजन नहीं होगा, इससे ओवरहेड लाइंस कम होंगी और कोलिजन कम होगा। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जो चीज़ आपको ऑलरेडी समझा दी। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जिससे रेगुलर मॉनिटरिंग किस चीज़ की, जो वाइल्ड लाइफ डेथ हो रही हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर डेथ हो रही हैं तो किस टाइम पे कैसे हो रही हैं, कैसे हम रोक सकते हैं, इन सभी चीज़ों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो मैंने आपको देखिए आर्टिकल था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम मैंने आपको फ़ायदे भी बताए, नुकसान भी बताए, फिर आपको सोल्यूशन भी बताया, कंक्लूजन भी समझाया। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल समझना है। मैं फिर बोलता हूँ, आर्टिकल को बस इसलिए मत समझो कि बस हाँ ये न्यूज़ है, न्यूज़ को पढ़ लो, एट द एंड ऑफ पूरा समझने के बाद आपको टॉपिक ही ना समझ में, अगर टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा देन आपका कोई पॉइंट ही निकला वो चीज़ समझने का। तो ये हमेशा दिमाग में रखिए कि हर आर्टिकल में पॉजिटिव नेगेटिव ज़रूर देख के चलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है कि जो इंडिया के इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है,
इसी के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछे गए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन ये क्या चाहती है? ये चाहती है कि एक मार्केट कपलिंग नाम की चीज़ होती है। ये मार्केट कपलिंग क्या होती है? मार्केट कपलिंग का एक साधारण सा मतलब होता है कि जितने भी पावर एक्सचेंजेस होते हैं, जिस तरह से हम लोग देखते हैं एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, फिर हम लोग बोलते हैं आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है कि नहीं? उसी तरीके से इंडिया में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज नहीं होते, पावर एक्सचेंज होते हैं। मान लो एक एक्सचेंज है नॉर्थ में, एक वाई है साउथ में, ईस्ट में जेड है। तो अब ये क्या है? अलग अलग पावर एक्सचेंज होता है। मान लो अगर एक कंपनी ए है, उस कंपनी को इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है तो पावर एक्सचेंज पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा एक सेलर आएगा, एक सेलर मान लो बी है, उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, वो आएगा ए और ए अपना पैसा बताएगा भैया हमें इतने में इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है, तो बी बोलेगा हाँ हमने इतने बनाई है, आप इतने में खरीद लो उसको। ये एक बेसिक लेवल पे अभी भी क्राइटेरिया होती है इलेक्ट्रिसिटी बेचना खरीदना। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिसिटी कमीशन है वो कह रहा है कि भैया ये जो एक्स वाई जेड है ना, इन सब को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ। इसी को कहते हैं मार्केट कपलिंग। क्या होता है मार्केट कपलिंग? जितने भी पावर एक्सचेंजेस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ। इससे क्या होगा? एक्स को वाई की प्राइस पता होगी, वाई को जेड की प्राइस पता होगी, और जो ए है, ए के पास केवल एक्स के से खरीदने का ऑप्शन नहीं होगा, वो वाई बोर्ड से भी खरीद सकता है, वो जेड से भी खरीद सकता है, जहां से चाहे वहां से खरीद सकता है, जिस एक्सचेंज से चाहे। एक्सचेंज का मतलब समझिए सिर्फ एक मार्केट है। मार्केट में तो बायर भी होंगे, सेलर भी होंगे, लेकिन ये डिजिटल मार्केट एक तरीके से, जहां पे आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कंपनीज हैं वो आती हैं। मान लो टाटा कंपनी ने क्या होता है अपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया है, तो वो सेलर बन जाएंगे। अब सेलर को अगर बेचना है तो मार्केट में जाएगा ना, तो मार्केट एक बनी, और मार्केट को ही हम लोग कहते हैं पावर एक्सचेंज। तो पावर एक्सचेंज में ले जाएंगे भैया हमने जो है 1 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रखा है, अब आप बताइए किसको खरीदना है। तो वहां पे मान लो एक अडानी कंपनी आएगी, बोलेगी हम खरीदते हैं आपका, तो यहाँ पे एक पावर एक्सचेंज है। लेकिन अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी कमीशन कह रहे हैं हम सारे पावर एक्सचेंज जितने भी इंडिया में सबको एक साथ कर देंगे। और इससे क्या होगा? पहली चीज तो एक साथ करेंगे, उसी के साथ साथ हम ये करेंगे कि जो कल की इलेक्ट्रिसिटी, जनरली क्या होता है डेली इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जा रही है कि नहीं? आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आप नोटिस करिए, कोई कंपनी बेच रही होगी, आपके जो बिजली का बिल होगा उस पर लिखा होगा, उस पर देखिए कौन सी कंपनी खरीदी। जो कंपनी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है ना, वो कंपनी डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर रही है, वो खरीद रही है। दैट कंपनी इज परचेजिंग। और परचेज कहाँ से कर रहे हैं? वो पावर एक्सचेंज से परचेज कर रहे हैं जा करके, है कि नहीं? और फिर आपको एक सर्टेन प्राइस पे वो बेच रहे हैं। तो सेम चीज यहां पर भी है कि ये डेली डेली खरीदना बेचना चलता है। लेकिन अब जो CERC है, जो आपका सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये चाह रहा है कि अब जो है अगर हमारा आज 3 तारीख है तो कल 4 तारीख है, 4 तारीख की इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो 3 तारीख को ही खरीद ली जाएगी। मतलब एक दिन पहले हम लोग इसके लिए डील कर लेंगे। ये चीज़ कहना चाह रही है अब CERC। ठीक है, बहुत सिंपल ही भाषा में आपको मैंने मेरा पॉइंट क्या था, मार्केट कपलिंग समझाना। क्या इन्होंने किया वो उतना रेलेवेंट नहीं है, मार्केट कपलिंग पता होनी चाहिए। मार्केट कपलिंग क्या है? ये पावर एक्सचेंज, ये एक मार्केट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बायर सेलर्स इलेक्ट्रिसिटी बेचने खरीदने वाले आते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर क्या है, उन्होंने सबको एक साथ करने की बात कही है। और डे अहेड मार्केट मतलब क्या है? डैम का मतलब क्या होता है? अगर 4 तारीख को यहाँ पे लेट्स से 2 मेगावाट की डिमांड है, तो ये 3 तारीख को ही खरीद के रख लिया जाएगा। तो इससे क्या होगा? इसको कहने का पॉइंट ये है कि भाई साहब ये गवर्नमेंट कह रही है, गवर्नमेंट मतलब CERC कह रही है इस चीज़ को, कि इससे हम लोग ना कल जो डिमांड होने वाली है उसकी आज ही सप्लाई कर लेंगे। इससे हमारे पास प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये सिंपल इनका कहने का मतलब है। लेकिन एक्सपर्ट इस चीज़ को लेके काफ़ी वरीड हैं, कह रहे हैं भैया इससे कोई बेनिफिट नहीं होने जा रहा। इन्होंने कहा है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेड मेयरली 0.2% बढ़ेगा इस चीज़ से। अगेन ये प्लस माइनस का बात है, इससे मेंस में क्वेश्चन उठना बहुत बेयर मिनिमम है। इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं आपसे डे हेड मार्केट, मार्केट कपलिंग, सी। अभी आपको दिखाऊंगा प्रीलिम्स में सवाल कैसे पूछेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अच्छे तरीके से। तो पॉइंट यही है कि ये जो मार्केट कपलिंग की बात हो रही है इससे बेनिफिट ज़्यादा नहीं होने जा रहा है। साथ ही साथ जो सोशल वेलफेयर की बात कर रही हैं, मतलब CERC जो कह रहा है वो भी 0.3% ही मैक्सिमम होगा। और अगर मनी टर्म में बात की जाए तो केवल अप्रोक्सीमेटली 30 to 38 करोड़ ही
बेनिफिट हो पाएगा वो केवल पेपर में है। एग्जैक्ट सेविंग कितनी होगी वो हमें नहीं पता, क्योंकि मार्केट कपलिंग में आप कह रहे हो कि ABCD पूरे भारत में जितने पावर एक्सचेंज है, हर एक पावर एक्सचेंज को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बैठा दो, है कि नहीं। मतलब मान लो दिल्ली में एक मार्केट है, सरोजिनी नगर, फिर लखनऊ में एक मार्केट है, फिर अमीनाबाद मान लेते हैं, फिर हम लोग देख रहे हैं कश्मीर में एक मार्केट है, सारी मार्केट को उठा करके एक मार्केट बना दो, तो वहां से खरीदना बेचना होगा। लेकिन कह रहे हैं कि उससे बेनिफिट ज़्यादा नहीं होने जा रहा है, बल्कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे चीज़ें और स्लो डाउन हो सकती हैं, इससे डुप्लीकेट जो एग्जिस्टिंग वर्क है डुप्लीकेट हो जाएगा। जो ऐसा तो है नहीं काम बदल रहा है, ए काम तो वही कर रहा है ना, तो बी के काम के साथ ओवरलैप करेगा, तो इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन और बढ़ जाएगा। इसे मार्केट कपलिंग, मतलब ये एक्सपर्ट का कहना है, इसे ट्रू मार्केट कपलिंग नहीं कहेंगे, इसे सिंपल ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्सचेंज कपलिंग कर रहे हैं। एक्सचेंज कपलिंग मतलब बस ए को बी के साथ जोड़ दे रहे हैं। इसमें हम ये नहीं कह सकते इस चीज़ को कि ये मार्केट कपलिंग एक्चुअली में हो रही है। सिर्फ जो पावर एक्सचेंज है डिफरेंट डिफरेंट, या पावर की जो मार्केट है, इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कह सकते हैं हम लोग, वहाँ पे सिंपल यहाँ क्या हो रहा है, ए बी में आ जा रहा है, बी ए में आ जा रहा है, दैट्स ऑल, इतना ही हो रहा है। अगेन इसमें बहुत डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस मैंने आर्टिकल के रेफरेंस में चीज़ें बता दी हैं आपको। तो इस वजह से इस चीज़ का बहुत फेवर नहीं किया गया है इस मूव का, बट स्टिल आपको पता क्या होना चाहिए, मार्केट कपलिंग, डे अहेड मार्केट, CERC क्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 2016 में क्या है। Which one of the following is purpose of Uday, a scheme of government? This question was previously asked in UPSC 2016. Providing technical and financial assistance to startup entrepreneur in the field of renewable sources of energy. Again ये connected है किस चीज़ से, ये connected है कहीं ना कहीं बिजली से, आप नोटिस करिए। Providing electricity to every household in the country by 2018, क्या ये सही है, देखते हैं। Replacing coal based power plant with natural gas, nuclear, solar, wind, tidal power over a period of time. प्रोवाइडिंग फॉर फाइनेंशियल टर्नअराउंड एंड रिवाइवल ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो इसमें डी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि ये जो उदय स्कीम है ये बनाई गई थी डिस्कॉम कंपनीज। डिस्कॉम क्या होती हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाती बेचती हैं, ये उनको हम लोग डिस्कॉम कंपनीज जनरली कहते हैं। ठीक है, तो उदय स्कीम जो आई थी वो आई थी किसके लिए, फाइनेंशियल टर्न अराउंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए। ठीक है, चलो 2019 में क्वेश्चन आया था, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यूज द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन द सेक्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। हमको पता है कि भाई कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करते हैं, ये लोग ऑडिटिंग करते हैं, है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि हाँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सी गवर्नमेंट बॉडी किस तरीके से वर्क करी, सारी चीज़ें कैग देखता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, है कि नहीं। तो ये जो टेलीकॉम, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसमें कौन इस चीज़ को रिव्यू करता है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर से कौन रिव्यू करता है, तो एडहॉक कमिटी सेटअप बाय पार्लियामेंट ये भी रिव्यू करता है। पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी, जितनी कमिटी होती हैं इनके पास पावर होती है रिव्यू करने की। फाइनेंस कमीशन, क्या फाइनेंस कमीशन रिव्यूइंग का काम करता है, नहीं। अगेन एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा सकते हो, बी और सी आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन, अगेन फाइनेंशियल सेक्टर की बात हो रही है, कहीं ना कहीं पैसे से कनेक्टेड है। टेलीकॉम में कहाँ आ गया ये, है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में कहाँ आ गया, तो ये अपने आप गलत हो गया। फिर नीति आयोग मतलब इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स का रिव्यू थोड़ी करता है नीति आयोग, तो इसमें 1 और 2 इज द राइट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिसेंटली जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा, मतलब क्या होता है नालसा, मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, और नालसा काम क्या होता है आपको मैंने, मतलब अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रॉड करोगे तो क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक तरीके से जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है वल्नरेबल पीपलों को, वल्नरेबल जो सेक्शन होता है सोसाइटी का, उनको फ्री में लीगल एडवाइस देते हैं। मान लो गरीब इंसान है, वो कोर्ट जा रहा है, उसको नहीं पता है कोर्ट के बारे में, तो नालसा क्या करेगा, नालसा उनको हेल्प करेगा, भैया उनको वकील अरेंज करेगा उनके लिए। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। नालसा से कनेक्टेड PYQ आया था, मैंने यहाँ डाला नहीं है, बट आप सिंपल नालसा UPSC PYQ डालिए, आपको दिख जाएगा नालसा क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो उन्होंने अपनी स्पीच दी, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर में GS पेपर 2 में भी और GS पेपर 4 दोनों में ये चीज़ मेंशन हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी का रोल है लीगल एड और जस्टिस डिलीवरी में, वो चीज़ तो अच्छी है, लेकिन साथ ही साथ उसमें जो ह्यूमन कंपैशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे जुडिशियल प्रोसेस में। तो हाईलाइट इसमें क्या है, ह्यूमन सेंट्रिक जस्टिस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी कोई टूल नहीं है, ना ही रिप्लेसमेंट है ह्यूमन जजमेंट का, ये इनका कहना है।
जस्टिस जो है वो कंसाइंस के द्वारा ड्राइव होनी चाहिए, एल्गोरिथम और बैंडविड्थ के द्वारा डेटा एनालिसिस करके नहीं होनी चाहिए कि हाँ मान लो एक इंसान को एक एक बोलते हैं ना, एक इंसान ने एक्स गुनाह किया है, तो इसके बाद इसके पहले एक और इंसान है जिसने सेम एक्स गुनाह किया था, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग है, मतलब गुनाह का नेचर अलग है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया यहाँ पे ये सजा थी तो यहाँ पे ये भी दे देंगे। तो यहाँ पे सिंपल पार्ट ये है कि ह्यूमन का टच होना चाहिए, ह्यूमन का कंसाइंस ब्रेन यूज होना चाहिए। एल्गोरिथम डेटा के यूज़ करके आप जजमेंट नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो जस्टिस की सोल होती है वो कंपैशन में बोलते हैं ना लाई करती है। इस वजह से आपको बोलते हैं ना रिजिडिटी या फिर आप अथॉरिटी को जमा करके आप अच्छे तरीके से जस्टिस को डिलीवर नहीं कर सकते हैं। टेक को सिर्फ और सिर्फ एज अ टूल की तरीके से आप एक बोलते हैं ना एक ड्राइवर के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट रिप्लेस नहीं कर सकते उसको ह्यूमन जजमेंट से। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन लीगल एड। टेक्नोलॉजी से हम लोग एफिशिएंसी एनहांस कर सकते हैं, गैप को फिलफिल कर सकते हैं, लेकिन वो पर्सनलाइज्ड ह्यूमन टच जो लीगल सर्विसेज में होता है, ह्यूमन टच, वो रिप्लेस नहीं हो सकता है। इस वजह से ये भी चीज़ में मतलब वार्न किया उन्होंने कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ऑटोमेटेड हो जाएंगे, हम टेक का यूज़ बहुत एक्सेसिव लेवल पे कर देंगे, अपना ह्यूमन टच को हम रिमूव कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो जस्टिस है वो प्रॉपर डिलीवर नहीं हो पाएगा। और जब जस्टिस प्रॉपर डिलीवर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़ हैं, स्पिरिट है, वो इन्वर्सली इम्पैक्ट होंगी। इंक्लूसिव जस्टिस की बात की है, किस तरीके से हम लोग लीगल एड को इस डिजिटल एज में दे सकते हैं जिससे इंक्लूसिव एक्सेस सबको मिल सके। ये इंक्लूसिव जस्टिस का मतलब क्या है? हर एक सेक्शन में जितने भी लोग हैं, रिगार्डलेस वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के हों, इनको उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए जस्टिस के लिए। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आप अमीर हो तो आप जाके वकील हायर करके जस्टिस ले सकते हो, लेकिन गरीब इंसान के खिलाफ वर्क कैसे हो जा ही ना पाए। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए वही डिमांड है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलाई ना करें टेक के ऊपर। सिग्निफिकेंस अगेन वही सारी सेम चीज़ें कि जस्टिस को एम्पैथेटिक ग्राउंड पे हमें पीपल ओरिएंटेड बनाया जाना चाहिए उसे। और जो जुडिशरी में एआई का ई कोर्ट, ये जितनी भी चीज़ें बात करती हैं, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए, बट एक्सेस टू जस्टिस शुड बी मेन थिंग। अगेन इस आर्टिकल में बहुत ज़्यादा मेन पार्ट जो था वो सिंपल एक था, ह्यूमन सेंट्रिक जस्टिस। हर एक आर्टिकल में कुछ एक पॉइंट होता है जो कि कंप्लीटली हम कह सकते हैं वेल डिजर्विंग होता है, जिसपे हम लोग बोलते हैं ना अच्छा खासा नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ह्यूमन सेंट्रिक जस्टिस, इस चीज़ को आप लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी कोई टॉपिक आ रखा है कि नहीं है भाई जस्टिस डिलीवरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो कि जस्टिस में टेक का यूज़ सिर्फ एक तरीके से टूल की तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए टूल का कि नहीं है अब इसी टूल से हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। जस्टिस के लिए हमें ह्यूमन टच, कंपैशन की अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। आपने नोटिस किया जस्टिस की बात हो रही है, कंपैशन की बात हो रही है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी कहीं ना कहीं आ गई। तो उन्हें कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही एसेंशियल फेसेट है। तो एक्सप्लेन करिए क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद सर्टेन जुडिशियल डिसीजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, स्पिरिट हैं, क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी, ये सारी वैल्यूज और स्पिरिट पे कंप्लीटली एडहेयर करना या कंप्लीटली इसको मानना। जैसे मॉरल लेक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं मॉरल लेक्चर्स में, क्या होता है ज्ञान दिया जाता है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन को ज्ञान देने की किताब क्या है, किताब में जो मेन वर्ड्स हैं वो ये सारे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब है इन वैल्यूज़ पे पूरी तरीके से अबाइड करना, इन वैल्यूज़ को मानना, जिससे गवर्नेंस और जस्टिस ये केवल लीगली करेक्ट ना हो कि हाँ हमने जस्टिस प्रोवाइड कर दी, केस क्लोज कर दिया, बल्कि ये मॉरली भी साउंड होनी चाहिए। केवल ये ना हो कि हाँ भैया हमने ये एक्स किताब पढ़ के पूरा रूल पढ़ लिया, अब उसके हिसाब से हमने हमें दिख रहा है कि इंसान गलत है, सही है, लेकिन अपना दिमाग बिना इस चीज़ को समझी क्या वो जजमेंट मॉरली साउंड होगा या नहीं होगा, बस चुपचाप डिसीजन सुना देना, वो चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडल के लाइन में नहीं होता है। इस वजह से हमें क्या करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को प्रमोट करना होगा। लेकिन ये क्वेश्चन से कनेक्टेड है तो इंट्रोडक्शन इसका ये होगा। अब मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या है, मीनिंग इसमें भीमराव अम्बेडकर ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन वैल्यूज़ हैं उसकी सुप्रीमेसी हमेशा होनी चाहिए,
ओवर पर्सनल बिलीफ एंड सोसाइटल नॉर्म्स। सोसाइटल नॉर्म्स, समाज में जो रीति रिवाज हैं या इंसान का जो विश्वास है वो एक तरफ होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी हमेशा होनी चाहिए, जिससे जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो एथिकली और जस्टली अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में काम कर सकें। कौन कौन से इंस्टीट्यूशन? अब इंस्टीट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव में क्या है, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, सब क्या है, ये सारी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जो अपने तरीके से काम कहीं ना कहीं करती हैं। तो उसमें केवल एक जुडिशरी के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा, ये हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर अप्लाई होता है। अब जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, सेकंड चीज़ क्या पूछी गई है, आप इसको जुडिशियल डिसीजन से कुछ बताइए। तो एक तो नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आप हाईलाइट कर सकते हैं, जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। कोर्ट ने ये स्ट्रेस किया कि भैया जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो प्रिवेल करनी चाहिए रिगार्डिंग सोशल मोरालिटी। अब सोशल मोरालिटी क्या कहती है कि भैया सोशल मोरालिटी में एक सिंपल सा कुछ टर्म्स हैं कि आप जो है, अगर आप एक समाज से बिलोंग कर रहे हो जहाँ पे, एक सिंपल से तरीके समझाऊं आपको, कि आपस में इंटरकास्ट मैरिज अलाउड नहीं है, तो ये सोसाइटल नॉर्म्स हैं। इसे हम लोग, अगर कोई इंसान इसके अगेंस्ट जाकर अगेंस्ट इंटरकास्ट मैरिज करता है, इंटर रिलीजन मैरिज करता है, तो कहते हैं भैया आप ना सोसाइटल मोरालिटी के अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोसाइटल मोरालिटी एक तरफ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ऊपर नहीं है वो। इस चीज़ को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। फिर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूनियन ऑफ इंडिया में यही सेम चीज़ उन्होंने कहा था कि जो पावर शेयरिंग है दिल्ली में, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बोलते हैं ना फॉलो किया जाना चाहिए। अगर एक प्रॉपर फेडरल सेटअप है तो उसमें चेक्स बैलेंसेस भी होने चाहिए। ये ना हो कि भैया सेंटर पूरी तरीके से दिल्ली को ओवरटेक कर रहा है, ये बोल करके नहीं नहीं ये तो यूनियन टेरिटरी है, हमारे पास पूरा अधिकार है इस चीज़ को करने का। तो ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आप डाल सकते हैं। साबरीमाला केस भी एक बहुत अच्छा और बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को हाईलाइट कर सकते हो। साबरीमाला में वुमेन्स की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है इक्वालिटी का और डिग्निटी का, ये जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेडिशन उन सब से ऊपर है। ये वही सारी चीज़ें आप इसको आर्टिकल से कनेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से? क्योंकि जो जस्टिस सूर्यकांत ने, उन्होंने भी यही चीज़ बोली, जस्टिस इज नॉट रेंडर्ड बाय बैंडविड्थ बट बाय कंसाइंस। यही सेम चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी कह रही है ना, कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऊपर है सोसाइटल नॉर्म्स के। सोसाइटल नॉर्म्स तो एक अपने आप में रिजिड क्राइटेरिया जो चली आ रही है, लेकिन उसके द्वारा आज करंट टाइम में किसी इंसान की लिबर्टी नहीं बोलते ना सप्रेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर सकते हैं आर्टिकल से। कंक्लूजन में आप सिंपल सी भाषा में वही लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या काम करती है। फिर सूर्यकांत ने जैसे ये चीज़ हाईलाइट, ये भी लिख सकते हो एज हाईलाइटेड बाय जस्टिस सूर्यकांत, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी मस्ट बी इन्फ्यूज्ड विद ह्यूमन एंड मॉरल कंसिडरेशन। वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हाईलाइट की कि अगर आपको टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी को यूज़ करना है तो उसको ह्यूमनली और मॉरल कंसिडरेशन के साथ यूज़ करिए, जिससे जस्टिस केवल लीगली वैलिड ना हो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली जस्ट भी हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बस आपने जस्टिस डिलीवर कर दिया टेक का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में क्या है, उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के प्रिंसिपल वायलेट हो रहे हैं, तो मतलब जस्टिस क्या है? जस्टिस डिलीवर ही नहीं हुई। तो ये है इस कंप्लीट क्वेश्चन का यहाँ पे एक मॉडल आंसर टाइप मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिया। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।